दोस्तों, वेलकम टू बिग स्टोरीज। मैंने नेपोलियन बोनापार्ट पर एक मोटिवेशनल वीडियो बनाया था जब मैंने इस चैनल की शुरुआत की थी। उस वीडियो को आप सबने बहुत पसंद किया, इतना प्यार दिया, उसके लिए आप सभी दोस्तों को थैंक यू सो मच। बहुत से दोस्तों ने कमेंट करके मुझे नेपोलियन बोनापार्ट की जिंदगी की पूरी कहानी पर वीडियो बनाने को कहा। तो लीजिए, मैं लेके आया हूँ नेपोलियन बोनापार्ट की जिंदगी के हर पहलुओं को छूने वाली ये कहानी। एक इंसान को जीरो से हीरो बनने में कितना वक्त लग सकता है, इस सवाल का कोई निश्चित जवाब नहीं हो सकता। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो मानव की मानसिकताओं को चुनौती देते हैं और सदियों से चली आ रही प्रथाओं और मान्यताओं को बदल कर रख देते हैं। दोस्तों, नेपोलियन बोनापार्ट एक ऐसे ही योद्धा का नाम है जिसने फ्रांस के भूगोल को बदल कर रख दिया और पूरी दुनिया के भूगोल को बदल देने का सपना देखा। ये कहानी है फ्रांसीसी क्रांति के एक जनरल से लेकर सम्राट बनने का सफर करने वाले इंसान नेपोलियन बोनापार्ट की। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त 1769 को कोर्सिका के अजेसियो शहर में हुआ था। नेपोलियन अपने पिता कार्लो बोनापार्ट और माता लेटिजिया रामोलिनो बोनापार्ट से हुए कुल 13 संतानों में चौथे नंबर के संतान थे, जिनमें से 5 की जल्दी ही मृत्यु हो गई थी। उनके पिता एक वकील तथा क्रांतिकारी नेता पास्कुले पाउली के निजी सहायक थे तथा वे एक राष्ट्रवादी भी थे। उनका परिवार अमीर नहीं था, जिससे नेपोलियन बोनापार्ट का बचपन कुछ अभाव में गुजरा और वो शायद इसी कारण एक विद्रोही और तोड़फोड़ करने वाले बच्चे थे और शायद इसीलिए लोग उनको रेबेलियन कह के बुलाया करते थे। नेपोलियन बोनापार्ट जन्म से विलक्षण बिल्कुल नहीं थे। वे एक सामान्य बच्चे थे, या यूं कहें कि वे सामान्य से थोड़ा कम ही थे। वे बेहद शर्मीले, मूडी तथा कम बोलने वाले और एक उपद्रवी बच्चे थे। उन्हें कंट्रोल करना किसी के बस की बात नहीं थी। सिर्फ उनकी माँ ही उन्हें अनुशासन में रख सकती थी। 9 वर्ष की उम्र में ट्रॉय के नजदीक एक फ्रेंच आर्मी स्कूल में नेपोलियन का दाखिला करवाया गया, लेकिन वे फ्रेंच सीखने में कच्चे रहे। हालांकि कुछ समय के बाद वे फ्रेंच बोलने लगे, लेकिन कभी भी अपनी भाषा तथा अपनी परंपराओं को भूले नहीं, या यूं कहें तो वे किसी भी नई परंपराओं को न अपनाकर एक कोर्सिका वासी बने रहे। थोड़े ही वर्षों में वे अपने स्कूल के सबसे प्रतिभावान विद्यार्थियों में आने लगे। उनके शिक्षक उनको बहुत पसंद करते थे। वे गणित और भूगोल में पूरे मार्क्स प्राप्त करते थे, लेकिन दूसरे सब्जेक्ट्स में सिर्फ पास होने के लायक ही मार्क्स प्राप्त करते थे। नेपोलियन के खेल भी वार वाले ही हुआ करते थे, जिसमें वे खुद को लीडर ही बनाते थे। उनके भौगोलिक ज्ञान और बातों को सुनकर उनके शिक्षक अक्सर कहा करते थे कि ये बच्चा जरूर कोई बड़ा सेनापति बनेगा। नेपोलियन का शरीर सामान्य से थोड़ा कमजोर था। उन्हें बोलने में भी दिक्कत होती थी, जिसके कारण उनके स्कूल तथा पास पड़ोस के बच्चे उन्हें बहुत ही परेशान किया करते थे, जिसके कारण वे अक्सर औरों के बीच जाने से कतराते थे और कई दिनों तक खुद को एक कमरे में बंद कर बहुत सी किताबें पढ़ते रहते थे। आपने सुना होगा कि महान आदमियों में पढ़ने का बहुत अच्छा शौक रहा है। वैसा ही शौक नेपोलियन बोनापार्ट को भी था, लेकिन समय के साथ साथ नेपोलियन के गुणों और विचारों में बहुत ही तेजी से बदलाव होने लगे। नेपोलियन बोनापार्ट के स्कूल के अंतिम दिनों में बदकिस्मती से पेट की बीमारी के कारण उनके पिता की मृत्यु हो गई और नेपोलियन के जीवन में संघर्षों का सैलाब आ गया। पैसे की तंगी के कारण वे मनचाहे कॉलेज में एडमिशन भी न ले सके, लेकिन ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद 1784 में उन्होंने पेरिस के एकोल रॉयल मिलिटेयर कॉलेज में एडमिशन लिया, जहां उन्होंने 2 साल का कोर्स एक ही साल में कंप्लीट कर लिया, क्योंकि पैसे की तंगी के कारण दूसरे साल की कॉलेज की फीस भरने का पैसा उनके पास नहीं था। नेपोलियन के गणित और भूगोल के इंटरेस्ट ने उन्हें आर्मी के कामकाज में दिलचस्पी दिलाई और उन्होंने आर्टिलरी का काम सीखा। बहुत ही कम उम्र में आर्टिलरी सेकंड लेफ्टिनेंट के पद पर फ्रांसीसी सेना में वे भर्ती हो गए। नेपोलियन को 2.5 शिलिंग प्रतिदिन का वेतन मिलता था, जिससे वे अपने 7 भाई बहनों का पालन पोषण करते थे। उनके गुण और साहस के कारण फ्रांस के तत्कालीन प्रभावशाली नेताओं से उनका परिचय होता गया और उन्हें आंतरिक सेना का सेनापति भी नियुक्त किया गया। उनके सैनिक जीवन के शुरुआती दिनों में लोग उनका बेहद मजाक उड़ाया करते थे और उन्हें बौने तथा छोटे बच्चे कहकर उनका अपमान किया करते थे, लेकिन कुछ ही दिनों में वे सब समझ गए कि इस बच्चे में कुछ खास जरूर है। फ्रेंच रेवोल्यूशन साल 1789। नेपोलियन बोनापार्ट की उम्र बस 20 साल की थी और वो फ्रेंच आर्मी में एक यंग ऑफिसर थे। उसी साल फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई। नेपोलियन को लगा कि अगर वो फ्रेंच रेवोल्यूशन का हिस्सा बनते हैं तो ये उनको करियर में आगे बढ़ने में हेल्प करेगा और वो खुद को एक सक्सेसफुल लीडर बना पाएंगे। फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों हुई?
फ्रेंच के राजा लुई 15वें से लुई 16वें के शासनकाल में फ्रांस की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक हालत बहुत खराब हो गई थी। सालों तक चलने वाले वॉर और राजाओं द्वारा की जाने वाली फिजूल खर्ची से ये हालत हुई थी फ्रांस की। समाज दो वर्गों में बंट गया था। पहले वर्ग में कुलीन लोग और पादरी थे, उन्हें विशेषाधिकार प्राप्त थे, उन पर टैक्स नहीं लगता था। और दूसरे वर्ग में आम जनता, जिन पर लगभग 80% टैक्स लगता था। अनुमान लगाया जाता है कि 80% टैक्स देने के बाद फ्रांस के किसानों के पास अपनी उपज का मात्र 20% भाग शेष रह जाता था। कहा जाता है कि फ्रांस के 10 में से 9 आदमी भूख से मरे और 1 आदमी ज्यादा खाने से मरा। नेपोलियन फ्रेंच रेवोल्यूशन को जरूरी मानते थे और वो इसमें अपना सपोर्ट भी कर रहे थे। टेक्निकली उस समय जो आर्मी थी वो किंग लुई 16वें के अधिकार में थी, लेकिन फ्रेंच आर्मी में ऐसे बहुत से सैनिक और ऑफिसर्स थे जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के आदर्शों का समर्थन करते थे। नेपोलियन भी कुछ इसी तरह के ऑफिसर थे जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से सहानुभूति रखते थे। सन 1789 से सन 1793 तक नेपोलियन सपोर्ट तो कर रहे थे फ्रेंच रेवोल्यूशन का, लेकिन उनकी कोई खास भूमिका नहीं थी, क्योंकि वो इस दौरान फ्रांस की पॉलिटिक्स में कोई इम्पोर्टेंट व्यक्ति नहीं बन पाए थे। दूसरी तरफ इस दौरान नेपोलियन ने देखा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के नाम पर हिंसा बढ़ रही है, लोगों को छोटी छोटी बातों के लिए जेल भेज दिया जाता है, धर्म पर अटैक हो रहा है, गवर्नमेंट में तेजी के साथ बदलाव हो रहे हैं, जो कि फ्रांस की स्टेबिलिटी यानी स्थिरता के लिए ठीक नहीं था। उनको लगा कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो रेवोल्यूशन के प्रिंसिपल के विरुद्ध है, और ये सब देखकर नेपोलियन ने फ्रेंच रेवोल्यूशन से खुद को थोड़ा दूर कर लिया। कुछ समय के बाद फ्रांस ने नेपोलियन को कोर्सिका भेजा एक मिशन पर। उस समय कोर्सिका फ्रांस के कब्जे में था और कोर्सिका में थे पास्कुले पाउली, जो कि एक राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी नेता थे। आपको मैंने पहले बताया था कि नेपोलियन के पिता पास्कुले पाउली के निजी सहायक थे, इसलिए नेपोलियन पास्कुले पाउली को जानते थे। पास्कुले पाउली कोर्सिका को फ्रांस के कब्जे से छुड़ाना चाहते थे और फ्रांस पास्कुले पाउली के विद्रोह को पूरी तरह से कुचलना चाहती थी, और इसीलिए फ्रांस ने नेपोलियन को कोर्सिका भेजा। लेकिन नेपोलियन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। एक तो वो खुद कोर्सिका में पैदा हुए थे और दूसरी तरफ वो पास्कुले पाउली के विचारों से प्रभावित भी थे। गए तो थे नेपोलियन कोर्सिका में होने वाले विद्रोह को कुचलने के लिए, लेकिन उन्होंने फ्रांस आर्मी छोड़ दी और कोर्सिका की पॉलिटिक्स में शामिल हो गए। उन्होंने कोर्सिकन जैकोबिन क्लब ज्वाइन कर लिया, जो कि एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी। कोर्सिकन जैकोबिन क्लब का काम था कोर्सिका को फ्रांस के कब्जे से स्वतंत्र करवाना। उसी क्लब में नेपोलियन पास्कुले पाउली से मिले और फिर वो पास्कुले पाउली के मिशन में उनके साथ हो गए। लेकिन नेपोलियन ज्यादा समय तक पास्कुले पाउली के साथ नहीं रह पाए। उन दोनों में कुछ राजनीतिक मतभेद हो गए और नेपोलियन उनको छोड़कर वापस फ्रांस चले गए और फिर से फ्रेंच आर्मी ज्वाइन कर ली। सन 1793 में जब नेपोलियन ने फ्रेंच आर्मी ज्वाइन कर ली, तब उनको ट्यूलॉन भेजा गया। ट्यूलॉन फ्रांस के दक्षिण में स्थित एक पोर्ट सिटी यानी बंदरगाह शहर था, जिसपे ब्रिटिश का कब्जा था, और फ्रांस किसी भी हाल में ट्यूलॉन से ब्रिटिश को बाहर करना चाहता था। नेपोलियन ट्यूलॉन पहुंचे। सैनिक कम थे नेपोलियन के पास, लेकिन उन्होंने एक अच्छी रणनीति बनाई और सैनिकों को मोटिवेट भी किया। उन्होंने देखा कि पूरा ट्यूलॉन ब्रिटिश की सेना से घिरा हुआ है, इसलिए उन्होंने सोचा कि वो पहले ट्यूलॉन के तोप खानों पर कब्जा करेंगे और फिर उन्हीं तोपों से वो ब्रिटिश आर्मी पर हमला करेंगे। नेपोलियन का प्लान सफल हुआ और उन्होंने सारे तोपखानों पर कब्जा करके उन्हीं तोपों से ब्रिटिश के जहाजों पर गोलाबारी कर दी और ब्रिटिश अपने जहाजों को बंदरगाह से हटाने पर मजबूर हो गए। करीब 1 महीने तक ट्यूलॉन की घेराबंदी की थी नेपोलियन ने, और आखिरकार फ्रांस का पूरी तरह से कंट्रोल हो गया ट्यूलॉन पर। फ्रांस के लिए ये एक बड़ी जीत थी। इस जीत के बाद नेपोलियन को महज 24 साल की उम्र में ब्रिगेडियर जनरल बना दिया गया। नेपोलियन की कामयाबियों के किस्से मशहूर होने लगे। अब उन्होंने वापस कोर्सिका का रुख किया और इस बार उनके निशाने पे थे पास्कुले पाउली। फ्रांस और पास्कुले पाउली के बीच जंग हुई और जीत हासिल हुई नेपोलियन को। पास्कुले पाउली को पहले अरेस्ट किया गया और फिर बाद में उनको कोर्सिका से हमेशा के लिए बाहर चले जाने को कहा गया। अब कोर्सिका पूरी तरह से फ्रांस का एक हिस्सा बन चुका था। सन 1794 में नेपोलियन 25 साल के थे और उस वक्त वो इटली में दुश्मनों के साथ युद्ध कर रहे थे। इटली में रहते हुए नेपोलियन का संपर्क वहाँ के बड़े बड़े नेताओं से भी हुआ, लेकिन वो सारे नेता फ्रांस के निशाने पे थे। उन सबको अरेस्ट करके फ्रांस ने जेल भेज दिया। फ्रांस को शक हुआ कि नेपोलियन भी अब फ्रांस के वफादार न होकर उन नेताओं का साथ दे रहे हैं और इस कारण से नेपोलियन को भी जेल में डाल दिया गया।
लेकिन कोई सबूत न मिलने के कारण उनको 2 हफ्तों में ही जेल से रिहा कर दिया गया। लेकिन फ्रांस ने नेपोलियन से उनकी ब्रिगेडियर की पोस्ट छीन ली। वो पूरी तरह से बेरोजगार हो गए। आलम ये था कि अब वो एक सैनिक के पोस्ट पर भी काम करने को तैयार थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन के कारण राजशाही तो खत्म हो गई थी और फ्रांस में एक गवर्नमेंट भी बन गई थी जिसका नाम था नेशनल कन्वेंशन। लेकिन नेशनल कन्वेंशन ठीक से काम नहीं कर रही थी, जिस कारण एक नई गवर्नमेंट बनी जिसको डायरेक्टरी का नाम दिया गया। उसी डायरेक्टरी में नेपोलियन के एक फ्रेंड थे पॉल, जो कि डायरेक्टरी में एक डायरेक्टर थे। उनको नेपोलियन की काबिलियत पता थी। उन्होंने नेपोलियन को वापस फ्रेंच आर्मी में बुला लिया। सन 1795 की बात है। राजशाही तो खत्म हो गई थी, लेकिन शाही परिवार के बहुत से समर्थक आज भी डायरेक्टरी पर अटैक करते थे। ट्यूलरीज पैलेस, जो कि पहले किंग लुई का ठिकाना था, वो अब डायरेक्टरी के पास था और उसी पैलेस पे अटैक करते थे शाही परिवार के समर्थक। लेकिन नेपोलियन ने अपनी छोटी सेना को लेकर उन लोगों का सामना किया और पैलेस के बाहर खदेड़ दिया।